नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से एस सी गुप्ता सर का जो किताब है उससे जो हम ग्रामर कर रहे हैं उसमें। दोस्तों आज हम लोग जो है इनकी किताब से आगे बढ़ने वाले हैं और अब तक हम लोगों एडजेक्टिव के बारे में पढ़े हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कई सारे लेक्चर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लेक्चर दिया गया है, इससे पीछे का जो भी आपका वीडियो है वो आप देख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं बिना किसी टाइम को गंवाए। ये एडजेक्टिव का लेक्चर है और आपको बताने जा रहे हैं बोथ के बारे में। ठीक है, पहले आपको बताएंगे बोथ के बारे में, उसके बाद एज और उसके बाद सो एज कैसे इस्तेमाल होता है और एक एक पॉइंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको मिस मत कीजिएगा। बोथ का प्रयोग जब वाक्य में एडजेक्टिव तरह किया जाता है तो इसके बाद द का प्रयोग होता है। इस बात को ध्यान रखिए। जब देखिए बोथ का मतलब होता है दोनों, जैसे बोथ पर्सन प्रेजेंट थे वहां पर, लेकिन जब सेंटेंस में बोथ को एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, देखिए बोथ को कंजंक्शन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बोथ को हम एज अ एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिएगा इसके बाद आपको द लगाना अनिवार्य है। ठीक है, समझ में आया क्या हम बोल रहे हैं? एक सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल में। एक बात याद रखिएगा, द का प्रयोग कभी भी बोथ के पहले नहीं हो सकता है। अगर आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सेंटेंस गलत बना रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके आने वाले चीज के बाद में इसका प्रयोग होगा। जैसे देखिए, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, आई नो बोथ द वुमेन। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर जो गौर से देखेंगे तो यहां पर बोथ के बाद हमने क्या आया है, हमारा यहां पर द का इस्तेमाल किया, क्योंकि हम यहां बोथ को किसके रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सी नो बोथ द बॉयज, यहां पर भी बोथ को किसके रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, एक बात और, जो पर्सनल प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउंस के साथ बोथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आप सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा उसमें केवल बोथ लगा के आप बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। एक एग्जांपल देखिए, बोथ ऑफ देम कैन कम टुमारो। ठीक है, दोनों जो है आ सकते हैं। ठीक है, देम मतलब वो लोग आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज देखिए, बोथ ऑफ, बोथ ऑफ जो है आपका, इसके बाद हमने देम लगाया है, और देम कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, और यहां पर भी देखिएगा सी इन्वाइटेड बोथ ऑफ अस। याद रखिएगा जब कभी भी पर्सनल प्रोनाउन के पहले बोथ का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो ऑफ लगाकर कीजिए। ठीक है, देखिए अभी ऊपर में हम लोग पढ़े थे बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह भी किया जाता है। ठीक है, तब उसके बाद द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर बोथ का प्रयोग प्रोनाउंस के भी रूप में किया जा सकता है तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में भी आएगा। यहाँ बोथ दोस्तों क्या आ रहा था? पहले भी आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर बोथ प्रोनाउंस के रूप में इस्तेमाल होगा तो ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करेगा, जैसे सी इन्वाइटेड अस बोथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोथ का प्रयोग प्रोनाउंस के बाद ऑब्जेक्ट की तरह किया जाता है। हमारे पास यह प्रोनाउंस है, इसके बाद हमने क्या किया? बोथ का प्रयोग किया है। ठीक है, जैसे देखिए हमने यहाँ पर अस के बाद हमने क्या इस्तेमाल किया है? आप बोथ का इस्तेमाल किया है। बोथ नॉट के साथ का प्रयोग की जगह नाइदर ऑफ देम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, देखिए कई बार हम लोग सेंटेंस में ना बोथ का और नोट को एक साथ प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा आप बोथ और नोट को एक साथ प्रयोग ना करें। आप एक काम करें, जब आपको इस तरह का सेंटेंस दिखता है तो आप नाइदर ऑफ देम बोलकर चले, ये सेंटेंस आपका बेटर होता है। बोथ ऑफ देम ना बोले, बोथ ऑफ देम आर नॉट हियर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई अगर नहीं है तो सच में तो कोई नहीं है, तो आप बोथ लगाकर क्यों शब्द का अर्थ का अनर्थ निकालते हैं? आप नाइदर लगाइए, नाइदर ऑफ देम इज हियर, मतलब कोई नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये करेक्ट होगा और ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें आपके दिमाग में ट्राई क्या हम बोले? ठीक है, ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं एज, एज या सो एज को लेकर। कई बार सेंटेंस में आपका एज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए अगर एज की बात करें तो एज का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, सिमिलरिटी को दिखाने के लिए करते हैं, लाइकलीनेस का दिखाने के लिए करते हैं, मतलब किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए, उसके बीच में तुलना करने के लिए। सो एज का प्रयोग क्या करते हैं? डिसिमिलरिटी दिखाने के लिए करते हैं, निगेटिव सेंस में। ये पॉजिटिव सेंस में एज और इस तरह के एक्सप्रेशन, इसके बीच में कुछ भी आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन आ सकता है। ठीक है, और इसको जो है दोस्तों सो एज का जो इस्तेमाल करते हैं इसको निगेटिव सेंस में, और इसका अक्सर हम लोग पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं अक्सर। ठीक है, किसी चीज़ की सिमिलरिटी दिखाने के लिए। ठीक है, निगेटिव सेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है, बट इन दैट केस हम लोग ज़्यादातर इसको क्या करते हैं? इस कंडीशन में पॉजिटिव सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। ठीक है, वो उतना ज़्यादा तेज है जितना कि उसकी बहन। ठीक है, दिस शर्ट इज एज गुड एज माइन, ये शर्ट उतना ही अच्छा कि जैसे मेरा वाला। ठीक है, लाइकलीनेस को दिखा रहे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम नोट लगाते हैं, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। ठीक है,
यहाँ पर भी हम लोग कंपेयर करने के लिए रहे, लेकिन निगेटिव सेंस को ले रहे हैं। याद रखिएगा निगेटिव सेंस में अक्सर हम लोग सो और एज कर ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है। डेस का मतलब हुआ बीच में कोई भी वर्ड आ सकता है जो जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं लेकर, ठीक है, अनदर, अदर और एनी अदर को लेकर। वन बाय वन करके आपको समझाएंगे। देखिए अनदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ, अदर का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है, ठीक है। और एनी अदर का प्रयोग दोस्तों निगेटिव वाक्य में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के साथ किया जा सकता है, नाउन के साथ। तो मैंने क्या बोला, अनदर सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग होगा, अदर प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग होगा, और एनी अदर दोनों के साथ प्रयोग हो सकता है, बट सेंस निगेटिव। एक एक करके एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। ही हैज परचेस्ड अनदर बुक, ठीक है। यहाँ पर हमने बुक है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए अनदर हमने लगा दिया, वो दूसरा बुक ले ली, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी हैज विजिटेड अदर प्लेसेस, अदर प्लेसेस में सेंस बनता है बहुत जगहों पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्लेसेस हमारा नाउन प्लूरल में, इसलिए हमने अदर का इस्तेमाल किया। यहाँ पर हम अनदर नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई हैवंट सीन एनी अदर प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब एनी अदर का इस्तेमाल हम किए, इसको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में कर सकते हैं। जैसे दे हैवंट विजिटेड अनदर एनी अदर प्लेसेस, ठीक है। याद रहेगा अनदर का इस्तेमाल हम लोग किसके रूप में करते हैं, तो जब सिंगुलर नाउन होता है तब कर लेते हैं। अदर का इस्तेमाल प्लूरल नाउन के साथ, और एनी अदर नेगेटिव सेंस देता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। सारे के सारे एडजेक्टिव है दोस्तों। फर्स्ट और फोरमोस्ट, इसमें क्या अंतर होता है। देखिए फर्स्ट का प्रयोग कर्म में जो आपका सीक्वेंस होता है, ठीक है, प्रथम के लिए होता है, ठीक है। और फोरमोस्ट दोस्तों प्रथम नहीं होता, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे राम वॉज द फर्स्ट टू अराइव हियर, राम वो पहला व्यक्ति था जो यहाँ आया था। और इंदिरा गांधी वॉज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ आवर टाइम, ऑफ हर टाइम, माफ कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों जो है, यहाँ पर फोरमोस्ट का मतलब ये हुआ कि इंपॉर्टेंट, फर्स्ट नहीं इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और फर्स्ट और फोरमोस्ट समझ लेते हैं कि जैसा, नहीं, गलत है। फर्स्ट और फोरमोस्ट दोनों अलग अलग है, और इसके आधार पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर जानते हैं कि बच्चे ये नहीं पढ़ते, केवल रूल्स रटते हैं, ये अंतर नहीं समझते हैं, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है दोस्तों वर्बल और ऑरल, ठीक है। ये वर्बल और ऑरल के बीच में क्या अंतर होता है, देखिए आजकल के समय में वर्बल और ऑरल का जो ऑरल है, माफ कीजिएगा, समान अर्थ के सेंस में होता है, लेकिन दोनों अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कि बताया गया किताब में, ऑरल का अर्थ होता है जबानी और वर्बल का अर्थ होता है शाब्दिक, ठीक है। समझ में आया कि जो आप मुंह से बोलते हैं ऑरल, जैसे कई बार आप सुने होंगे ऑरल टेस्ट, ठीक है, कई बार आप सुने होंगे वर्बल एब्यूजेस, ठीक है। तो वर्बल का मतलब क्या होता है दोस्तों, शाब्दिक, ठीक है। जैसे देयर इज अ वर्बल सिमिलरिटी इन दोज टू एसेस, ठीक है, ही इन्फॉर्म मी ऑरली अबाउट हिज एब्सेंस, तो यानी कि हमको बोलकर जबानी मुंह से, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ये 20 नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू और ओइंग टू, ठीक है। इस दोनों में अंतर क्या है, इस बात को समझिए। देखिए ड्यू टू का अर्थ होता है रिजल्ट ऑफ, किसी कारण से, और ओइंग टू का अर्थ होता है इस कारण से, ठीक है। ड्यू टू का में टू का प्रयोग एक प्रीपोजिशन की तरह हुआ है। देखिए एक बात रखिएगा, इस ड्यू टू में टू किसके रूप में आया, प्रीपोजिशन की तरह आया, ठीक है। अब आपको एक एक एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है। देखो पहला एग्जांपल क्या, ही फेल्ड ड्यू टू हिज नेग्लिजेंसी, ठीक है। वो फेल किस कारण से हुआ, तो उसने इस बातों को निगलेक्ट किया, इसके वजह से वो फेल हुआ, ठीक है। अब इसको हम शुरू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओइंग टू। अब फेल होने के कारण क्या थे, तो ओइंग टू हिज नेग्लिजेंसी ही फेल्ड, दोनों का इस्तेमाल में अंतर समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। कि मतलब वो जो है इस कारण से फेल हुआ, क्योंकि उसके अंदर में नेग्लिजेंसी का गुण था, और ये इस कारण से फेल हुआ। द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू केयरलेसनेस, ठीक है। अच्छा एक्सीडेंट क्यों हुआ, किस चीज़ के रिजल्ट के कारण हुआ, एक्सीडेंट जो हुआ वो केयरलेसनेस के रिजल्ट के कारण हुआ, ध्यान नहीं दी गया, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। और देखिए आप एक चीज़ अनुभव किए कि जो ओइंग टू है वो शुरुआत में आ जाता है सेंटेंस के कई दफ़ा, ठीक है। जैसे देखिए ओइंग टू केयरलेसनेस देयर वाज एन एक्सीडेंट, ठीक है। केयरलेसनेस ही बिकॉज ऑफ, किसके कारण, अच्छा ओइंग टू को हम अगर यहाँ पर ओमिट करके बिकॉज ऑफ बोले तो और अच्छा समझ में आएगा कि केयरलेसनेस का मतलब केयरलेसनेस ही एक मेन रीज़न था जिसके वजह से आपको क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझना है। तो ड्यू टू का मतलब होता है कारण से, किसी चीज़ का रिजल्ट जो होता है, ठीक है।
और ओइंग टू का अर्थ होता है दोस्तों इस कारण से, ठीक है। जैसे मैं इस कारण से वहाँ नहीं आया, ठीक है, इसका रीज़न ये था। ओके, आपने कोई सारे एग्जाम्पल भी देखे, आपको ये समझ में आता होगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही टॉक करेंगे। अगले दिन आपको बताएंगे गुड वर्सेस वेल में क्या अंतर है, बैड वर्सेस बैडली में क्या अंतर है, तब एडजेक्टिव के रूल को बताते हुए आपको आगे समझाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अब वीडियो रेगुलर आएगा। थैंक यू।